चलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? एकदम फिट? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। बच्चे, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हुए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वहां पर आपको कैसे देखना होता है अपना आंसर? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जितने होंगे वहां तक आपको अपना आंसर छोड़ना होता है राउंड ऑफ करके। फिर मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या करना है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, अब इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये था हमारे पास एक क्वेश्चन, में एक एग्जांपल के साथ इसको बताना चाहूंगा। कंप्यूट द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको ये करना होता है कि जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें होंगी, ध्यान रखिएगा, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें होंगी, आपको अपना आंसर उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में छोड़ना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैंने बताया था कि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जिसमें होंगे जितने, उतने डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर छोड़ना होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है? जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको अपना आंसर छोड़ना होता है। और उसी के लिए हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 4.6 into 0.128। इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है? कंप्यूट द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे आप करते हैं, तो आंसर ये निकल के आता है। लेकिन अगर मैंने अपना आंसर ये लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये हमने आंसर लिखा है सिंपल मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से नहीं लिखा। तो अब जरा देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से क्या आएगा। लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखो किसमें कितनी है। ये लिखा है 4.6, तो इसमें है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 2 है, और इसमें कितनी है? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हुई? 2। तो आपको जो अपना आंसर छोड़ना है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक छोड़ना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर कैसे छोड़ोगे? राउंड ऑफ करते हुए चलोगे। तो देखो, मैं 8 को राउंड ऑफ करूंगा इधर, तो क्या आ जाएगा? मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूं, क्या आएगा? 0.5। जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो क्या आएगा? 5 8 9 आ जाएगा। फिर जब मैं 9 को राउंड ऑफ इधर करूंगा तो 0.59 आएगा। 8 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। अब देखो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 0 तो काउंटेबल होता नहीं है, 5 और 9 दोनों काउंटेबल है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां आ गई, और आपको भी अपना आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक छोड़ना था। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपना आंसर ये नहीं लिखना, आपको अपना आंसर ये लिखना, 0.59। तो 0.59 is correct answer, but 0.5888 is mathematically correct, but significantly it is not correct। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको अपना आंसर छोड़ना होता है। अब इसी तरीके से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा 0.9995 1.53 1.592। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों में सेम रूल है। तो पहले ये चेक करिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें कितनी है। इसमें आगे वाला 0 काउंटेबल नहीं होगा। 0.9995 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4। फिर 1.53 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे कम कितनी है? सबसे कम है 3। तो हमको अपना आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक छोड़ना है। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व करके आंसर ये आता है, लेकिन आंसर छोड़ना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। आगे वाला 0 काउंटेबल तो नहीं है, तो आपको सिर्फ यहां तक अपना आंसर छोड़ना है। लेकिन आंसर डायरेक्ट नहीं लिख सकते, राउंड ऑफ करके लेके आना पड़ेगा। तो क्या होगा जब राउंड ऑफ करके लेके आओगे? इसका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा? 7 इज मोर देन 5। तो जब यहां पे इसको हटाएंगे तो क्या होगा? एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो क्या आएगा? 6 इज मोर देन 5, तो फिर क्या होगा? एक नंबर यहां पे बढ़ जाएगा, 0.961। दिस इज द आंसर। तो 0.961 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दिस आंसर इज नॉट करेक्ट सिग्निफिकेंटली, and this answer is absolutely correct significantly। तो जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको अपना आंसर छोड़ना होता है। ठीक है बेटा, ये था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल। बाकी जब आप क्वेश्चन करेंगे, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चन दिए होंगे और फ्यूचर में भी आपको मिलते रहेंगे, तो अब आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले क्वेश्चन अगर करेंगे तो आपको समझ में आएंगे। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं कि हमको इसके बाद आज नेक्स्ट क्या करना है। आज हमको छोटी छोटी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, बहुत सारी अलग अलग चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो उनमें से एक चीज मैंने आपको ये बता दी, जो हमारा लास्ट जो टॉपिक था, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसका एक छोटा सा एक पार्ट बचा हुआ था, तो ये मैंने आपको खत्म कराया। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको यहां तक समझना है। अब नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है? नेक्स्ट हमको पढ़ना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बड़ा छोटी सी चीज है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मीनिंग समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत आराम से हो पाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे।
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि 10 की पावर में किसी चीज को लिखना, एक्सपोनेंट्स में लिखना, 10 की पावर 1, 10 की पावर 0, 10 की पावर 2, 3, 4, दीज आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यानी किसी मैथमेटिकली या न्यूमेरिकल कोई आपके पास वैल्यू दे रखी है तो उसको आप 10 की पावर में कितना लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कि 10 की कितनी पावर के फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है। और ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं आपको सिंपल लॉजिक बताऊंगा और तुरंत आप अभी सॉल्व कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये देख लो बेटा कि अगर मैं 0 से लेकर 9 तक की मेरे पास काउंटिंग है, ये एक मेन चीज समझनी है। तो कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे पास 10 ही डिजिट्स होते हैं जिससे दुनिया के सारे नंबर बनते हैं। ठीक है, ये आपको पता है, 0 से लेकर 9 तक ही नंबर होते हैं। 10 बनाने के लिए फिर 1 और 0 का कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो यही हमारे पास डिजिट्स होती हैं बेसिकली मैथमेटिक्स में। अब सुनिए, अगर कोई नंबर 4 या उससे पहले, मेरे पास अब 2 है, ये मेरे पास 0 नंबर है और ये मेरे पास 10 है, दो चीजें। तो अब आप सोचिए, जितनी भी चीजें यहां पर है, यहां पर जितनी भी चीजें मेरे पास यहां पर है, जो चीज 0 के पास आएगी, 0 के पास आने का मतलब ये होता है कि अगर 4 से लेकर यहां तक होगा तो उसको मैं 0 ना मान के 1 मानूंगा, यानी कि 1 2 3 4 और इवन 0 भी, ये सारे नंबर इस साइड को आते हैं और ये सारे नंबर इस साइड को आते हैं। मतलब अगर कोई नंबर 5 या मोर देन 5 है तो 10 के ज्यादा क्लोज है, और अगर नंबर 4 3 2 1 0 है तो 0 के ज्यादा क्लोज है। अब इसके हिसाब से अब हम कैसे इसको लिख पाएंगे? जैसे अब सुनिए, अगर मैं लिखता हूं कि मुझे नंबर 8 का बताना है ऑर्डर क्या होगा, 8 नंबर दे रखा है और बताना है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप सोचिए ये नंबर 1 के ज्यादा क्लोज है या फिर 10 के। अब मैं आपको बताऊं दोनों में डिफरेंस क्या है। हम ऐसे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 is to the power 0, 10 is to the power 1, 10 is to the power 2, 10 is to the power 3। इसको बोलते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, एक्सपोनेंट में कितना आ रहा है। 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1, किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो 1 आंसर आता है। इसका आंसर है 10, इसका आंसर है 100, इसका आंसर है 1000, इसका आंसर 10,000 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। अब आप मुझे बताइए, यानी कि मेरे को अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लेना है तो या तो वो 1 होना चाहिए या वो 10। अब देखो 8 नंबर जो है वो 1 के ज्यादा क्लोज है 10 के, दोनों में से किसके ज्यादा क्लोज है? तो ये ऑब्वियस आप कहेंगे कि हाँ 10 के ज्यादा क्लोज है। अगर 10 के ज्यादा क्लोज है तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया, इसको लिखेंगे हम 10 की पावर 1 की फॉर्म में। यानी कि आपको दुनिया के सारे नंबरों को 10 की समथिंग पावर के फॉर्म में लिखना है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, और इसमें जो पावर होगी ना, पावर, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जो पावर होती है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब आप समझेंगे, अभी तो मैं जानता हूं कि आपको थोड़ी बात समझ में आई होगी, थोड़ी नहीं समझ में आई होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं इसके एग्जांपल बताऊंगा आप कहेंगे सर ये तो बहुत इजी है। तो देखो मैंने बोला 8 10 के ज्यादा क्लोज है और 10 का मतलब होता है 10 की पावर 1, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है, ये जो 1 दिख रहा है ना, ये 1 है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 1 8 के लिए। ठीक है, अब मैं एक दूसरा नंबर लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास नंबर है 48। अब मुझे बताओ मुझे 48 को किस किस के बीच में देखना है। आपको नंबर मिल रहे हैं 1 10 100 1000 8, तो ये 48 नंबर किसके बीच में आएगा, किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है? तो वो आ रहा है आपके पास 10 और 100 के बीच में। ऑब्वियसली 10 से बड़ा है और 100 से कम है। अब मुझे बताओ कि नंबर 48 जो है वो 10 के ज्यादा क्लोज है या 100 के ज्यादा क्लोज है, किसके ज्यादा क्लोज है? तो आप कहेंगे सर 10 के ज्यादा क्लोज है, क्योंकि अगर 48 में से आप 10 को माइनस करते हैं तो कम आंसर आता है, 100 में से 48 को माइनस करेंगे ज्यादा आंसर आएगा। इसका मतलब 48 का 10 से डिफरेंस कम है, वो ज्यादा पास में है उसके। तो अगर वो ज्यादा पास में है तो 48 जो आएगा उसको आप क्या लिखेंगे? 48 जो है उसको 10 की पावर 1 के ऑर्डर में लिखेंगे, बिकॉज इट इज क्लोज टू 10। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ गया? 1। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर 1 नहीं आएगा, 1। 10 की जितनी भी पावर होती है उसको बोलते हैं उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसी तरीके से अगर मैं एक नंबर लिखता हूं, मान लीजिए 576, अब मैं पूछता हूं इस 576 नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कि 576 किन दो नंबरों के बीच में पड़ता है। किन दो का मतलब आपको देखने से यही नंबर है, 100 और 1000 के बीच में 576 आता है। अब मुझे बताइए कि 576 जो है वो 1000 के ज्यादा नजदीक है या 100 के?
अब आपको लग सकता है ऐसा कि भाई हाँ 100 के ज्यादा हो सकता है। अगर कोई नंबर 5 या उससे ज्यादा है तो वो अपने अगले ऑर्डर की तरफ चला जाता है, और अगर 5 से कम है, यानी कि अगर ये इसका आंसर मेरे पास होता 500, तो भी इसको 1000 के ऑर्डर में हम डाल देंगे अगले वाले में। लेकिन अगर इसका आंसर 499 होता तो ये 100 के ऑर्डर में होता, और अगर अब ये हमारे पास 500 होता तो ये नेक्स्ट पे 1000 पे आता। यानी कि जब 5 आ जाएगा ना, तो 5 के बाद चाहे 500 आए, 501 आए, 502 आए, वो नेक्स्ट कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन जब तक वो 400 समथिंग, 499, 498 चलेगा तो पिछले वाली कैटेगरी में रहेगा। तो ये बात है, 5 और मोर देन 5 आगे वाले में चले जाएंगे, और 5 से जो लेस वाले होंगे वो पीछे वाली कैटेगरी में चले जाएंगे। ये इसका तरीका हुआ। ट्राई करिए, आपको धीरे धीरे करके चीजें पता लगेंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अब जो मैंने बताया उसके बेस पर ट्राई करिए। मैं जानता हूं कुछ चीजें भी आएंगी, कुछ चीजें नहीं आएंगी, लेकिन धीरे धीरे करके आप चीजों को समझ जाएंगे। तो मैं कुछ चीजें आपको लिख के देता हूं, आप ट्राई करिए कि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आएगा। नंबर, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सॉल्व करके देखते हैं, आइडिया लगेगा। अब कुछ नंबर दे देता हूं, जैसे मैं 49 आ गया, देन वी हैव 52, 1001, एक मैं ले लेता हूं 999, फिर मैं एक ले लेता हूं 753000, एक मैं नंबर ले लेता हूं 0.135, फिर एक नंबर ले लेता हूं 0.99। ये कुछ नंबर थे हमारे पास। अब आपको इन सबका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखना है। यस, आपको क्या करना है कि 49 जो है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, लिखना कैसे है। उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखने का मतलब ये होता है कि मान लो कि आपको लिख रहा है कि ये 10 की पावर 1 आएगा, मान लो, तो आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर 1 नहीं लिखना, आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है 1। जो भी इसकी पावर होगी वो लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। ट्राई करिए जरा एक बार, फिर मैं बताता हूँ। कुछ चीजें मैं जानता हूँ सही हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं, लेकिन टेंशन मत लो इस बात की, सही गलत तो होता है, ऑब्वियस है। ट्राई करो। करो, तो ट्राई करो। चलिए, कुछ चीजें सही हो भी गई होंगी, कुछ चीजें अब तक सोच रहे होंगे अरे इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। कोई बात नहीं, देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको 49 बताया कि 49 ये नंबर 50 से छोटा है। अगर 50 से छोटा है तो वो 10 के ज्यादा पास है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर 1 आएगा, तो जिससे मेरे पास आंसर आएगा वो 1। ठीक है, अगर ये आंसर 49 की जगह 50 होता ना, तो वो आता 10 की पावर 2, तब उसको 100 वाली कैटेगरी के पास मानते, तब यहां पर हमारे पास 2 आंसर आता। तो ध्यान रखना 49 से 50 में सिर्फ एक का ही अंतर था, लेकिन उसके हिसाब से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बदल जाता है। अब 52, अब 52 50 से तो ऊपर है, तो ये अब नेक्स्ट कैटेगरी में चला जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी का मतलब क्या है, हमारे क्या मैंने आपको कैटेगरी बताई थी, 10 की पावर 0 था, 10 की पावर 1 था, और क्या क्या था हमारे पास, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, ये 1 था, फिर 10 था, फिर 100 था, 1000 था, एंड सो ऑन। तो 52 जो है
वो क्योंकि 50 से ऊपर चला गया तो वो नेक्स्ट कैटेगरी में जाएगा, यानी कि नेक्स्ट 10 की पावर वाले में जाएगा, वो 100 के पास आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड था, इसको कैसे लिखेंगे, ये 10 की पावर 2 है, तो 2 जो हो गया ना, ये इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया, 10 की पावर 2, 100। ठीक है, अब 1001 किस किस के बीच में आएगा, 10 की पावर 3 होता है 1000 और 10 की पावर 4 होता है 10,000। अब मुझे बताइए कि 1001 किसके पास है, 1001 जो है वो 1000 के पास है। ठीक है, वो उसके ज्यादा नहीं रेस्ट है, तो 1000 के अगर पास है तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर 3 में आ जाएगा और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आएगा 3। अब मैं आपको बताता हूं कि इसी केस में यहां पे क्या नंबर होता कि ये 10,000 के पास चला जाता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 हो जाता। अगर मैं यहां पे 5000 लिख दूं ना, तो अब इसका ऑर्डर चला जाएगा 10,000। अब 5000 हो गया तो 5001 भी उसी में आएगा, 2 में भी इसी में आएगा। लेकिन जब तक इसका आंसर 4999 तक है तब तक इसको हम पीछे वाली कैटेगरी में रखेंगे, और जब भी इसका आंसर 5000 समथिंग कुछ भी हो जाएगा तो वो नेक्स्ट कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका तरीका है। तो यहां पे 1001 था तो आपके पास 5 से ऊपर नहीं गए नंबर, तो इसका मतलब क्या है, अपनी पिछली कैटेगरी में आ गया 3 में। अब 999 ये किस में गया, ऑब्वियसली 999 जो है 500 से तो बड़ा ही नंबर है ना, तो अपने नेक्स्ट कैटेगरी में जाएगा, और नेक्स्ट कैटेगरी का मतलब क्लोज टू 1000, और 1000 का मतलब है 10 की पावर 3, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया 3। अब था हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6, आगे नंबर क्या लिखा है, 7 लिखा है। अगर 7 लिखा है तो ये अपने प्रीवियस कैटेगरी में ले जाके नेक्स्ट कैटेगरी में जाएगा। अब प्रीवियस कैटेगरी की है क्या, 10 की पावर 4 मैंने बता दिया, 10 की पावर 5 का मतलब होता है 1 लाख। ठीक है, 10 की पावर 6 का मतलब होता है 10 लाख। अब चेक करिए कि ये नंबर जो है वो इस कैटेगरी में आएगा या इस कैटेगरी में आएगा। 7,53,000 जो है वो 10 लाख के ज्यादा पास है, तो इसका मतलब 10 लाख का मतलब 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 6। मतलब अगर यहाँ 5 लाख भी होता ना तो भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 आता, उसको 10 लाख के नजदीक माना जाता। लेकिन अगर 4,99,999 होता तो वो प्रीवियस कैटेगरी में यानी कि 1 लाख वाली कैटेगरी में आता। अब 0.135 ये है थोड़ा सा बढ़िया, 0.135। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी डेसिमल का नंबर है उसको सबसे पहले आप ऐसे बनाइए कि डेसिमल 1 प्लेस के बाद आए। जैसे कि 0.135 जो है उसको मैं लिखूंगा 1.35 इंटू 10 टू द पावर -1। चेक करो जरा, देख सकते हैं। इसको अगर मैं यहां ले आऊं तो ये आ जाएगा 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 का मतलब जब पावर माइनस में होती है तो एक्सपोनेंट तो डेसिमल पीछे चला जाता है। ये हमारे पास आया 0. ये अब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आया, इसका मतलब तो होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना, ये हमारे पास 1.35 किसके पास है, 1 के पास है या 10 के पास है, वो 1 के पास है। तो मैं इसको 1 का मतलब 10 की पावर 0 इंटू 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है, तो इसका मतलब क्या बचा 10 की पावर -1। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया, -1। मैं जानता हूं कि ये बात अभी बहुत ढंग से समझ नहीं आई होगी, मैं फिर बता रहा हूं इसको। देखिए बेटा हुआ क्या, आपको 1.35 जो भी नंबर है ना, इसको 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 इस फॉर्म में ही लिखना है। और आपको पता है कि 1.35 क्या है, 1 लिखा है तो 5 से तो छोटा नंबर है, 5 से छोटा नंबर है तो किसके पास जाएगा, 1 के पास आएगा। अगर ये 5.35 लिखा होता ना तो वो 10 के ज्यादा नजदीक होता, तो हम यहाँ 10 की पावर 1 लिखते। लेकिन क्योंकि दिस नंबर इज क्लोज टू 1 और 1 का मतलब होता है 10 की पावर 0, देखो लिखा मैंने 10 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो इसका मतलब है कि इस 1 की जगह मैंने 10 की पावर 0 लिख दिया, ये भी 10 की पावर -1 था। जब बेसिस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर अब पावर ऐड हो जाती है, 0 - 1 -1, तो -1 हमारे पास आ गया, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया -1। अब इसी तरीके से जरा सोचो कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 0.99 कैसे लिखोगे बताओ इसको, बिल्कुल सेम तरीका। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको डेसिमल को फर्स्ट प्लेस के बाद लगाना है और तब उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। करके देखिए, ट्राई करो।
तो क्या करना था बच्चे, 0.99 को मैं पहले लिखूंगा 9.9 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -1, ये आ गया। अब 9.9, अब मुझे बताओ 9.9 1 के ज्यादा क्लोज है 10 के ज्यादा क्लोज है? 10 के क्लोज आ गया, नंबर इज मोर देन 5, तो 10 का मतलब होता है 10 की पावर 1, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा 10 की पावर 1 और इंटू 10 की पावर -1, मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है, तो कितना हुआ 10 की पावर 1 -1 यानी कि 10 की पावर 0, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आया 0। दिस इज हाउ टू राइट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 आ गया, 0 भी आ सकता है। और पता है ऐसा क्यों आ रहा है, मैं चलो एक दूसरे तरीके से ही बताता हूं, ये तो देखो इसका प्रॉपर तरीका है, इसको करना कैसे चाहिए। 0.99 जो है इसको राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा ना, 0.99 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, और 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 का मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आ गया 0 आ गया, ये ऐसे भी पता लग रहा है, बट दिस इज अ प्रॉपर वे कि इसको कैसे किया जाता है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, आप इसको कर जाएंगे, और जैसे जैसे बाकी मैं आपको और भी क्वेश्चन दूंगा तो आप उसको ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये चीजें किस तरीके से होती चली जाती हैं। बहुत टेंशन नहीं लेनी है इसके लिए, हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है और वो हो ही जाएगा, नहीं भी हो रहा तो कोई टेंशन की बात नहीं, धीरे धीरे करके आ जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे चीज आ जाएगी। अब बात करते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है। मैंने कहा ना बहुत छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे हमको आज पढ़ने हैं। दिस इज अबाउट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले क्वेश्चन में कहीं रोल आता है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे एक अलग टॉपिक, एक नया टॉपिक विच इज कॉल्ड पैरालैक्स। पैरालैक्स समझेंगे, उसके बाद हम डिस्टेंस की मेजर करेंगे कि बड़े बड़े डिस्टेंस किस किस यूनिट में मेजर होते हैं। ठीक है, देखिए पैरालैक्स। जब हम इसको देखते हैं पैरालैक्स को, तो हमारे दिमाग में बात आती है कि पैरालैक्स का मतलब कहीं पैरेलल लाइन से तो नहीं है कि पैरेलल लिखा है कुछ इस तरीके से तो ये पैरेलल लाइन होगी, नहीं, ये बिल्कुल अलग चीज है। और इसको समझने के लिए मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एक्टिविटी बता रहा हूँ, वो एक्टिविटी आप जहां भी हैं वहां कर सकते हैं। आप चाहें तो अभी मेरे साथ वीडियो के साथ कर सकते हैं इस एक्टिविटी को। और देखो तरीका बड़ा सिंपल सा है, आपने क्या किया, जहां भी आप बैठे हुए हैं अभी थोड़ी देर के लिए आप मोबाइल की तरफ जब मैं बताऊंगा तो उस एक्टिविटी को करने के लिए आप थोड़ा इधर उधर देखिएगा। उसमें आपको क्या करना है कि टेक दिस पेन और मार्कर जो भी आपके पास हो उस टाइम पर अवेलेबल हो, कोई भी ऐसी चीज होनी चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक आई को क्लोज करिए और उसके बाद इस मार्कर को देखो और देखो इसके पीछे क्या दिखाई दे रहा है, मतलब किस चीज को उसने हाइड कर लिया। ठीक है, इस मार्कर को आपने यहां से देखा, उसके बाद आप दूसरी आई से उस मार्कर को देखो। जब आप दूसरी आई से उस मार्कर को देखोगे तो आपको दो डिफरेंट पोजीशन नजर आएंगी, यानी कि मार्कर के पीछे जो आपको इस आई से नजर आ रहा होगा, जब आप इस आई से देखेंगे तो उस मार्कर के पीछे कुछ और नजर आ रहा होगा, थोड़ा शिफ्ट हो गया होगा। ये जो शिफ्टिंग हो रही है ना बेटा, दिस इज नोन एज पैरालैक्स। और ये शिफ्टिंग पता है कितनी होती है, ये शिफ्टिंग एग्जैक्टली उतनी होती है जितनी हमारी दोनों आई के बीच का गैप है। क्योंकि हमारे दोनों आई के बीच का गैप है, इसमें गैप है, इस वजह से आपको इस आई से कुछ और दिखता है और इस आई से कुछ और। इसलिए हम जब दोनों आई से देखते हैं तो हमको दोनों का कलेक्टिव इफेक्ट नजर आता है। और दोनों आई से देखने के दो सबसे बड़े फायदे होते हैं। पहली बात, आपका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता है। आप एक आई से देखो, आपका फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाता है, आपको इधर का नहीं दिखाई देगा। इस आई से देखूंगा तो इधर का नजर नहीं आएगा। लेकिन जब मैं ऐसे करता हूं तो मुझे मेरा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो 270 डिग्री से भी ज्यादा का मिलता है। हमें लगता है कि 180 दिखेगा, नहीं, 180 से भी ज्यादा दिख रहा होता है, थोड़ा सा आइडिया लग रहा होता है यहाँ क्या है। ठीक है, तो ये तो था हमारा ऐसे कि आपका इतना होता है। दूसरा क्या फायदा होता है, पहला फायदा मैंने क्या बताया, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता है। ठीक है, ज्यादा दूर तक आप देख सकते हैं, ज्यादा आसपास तक देख सकते हैं। और दूसरा फायदा ये होता है कि आप 3D विजन आपका बहुत अच्छा हो जाता है। एक आई से अगर आप दो पेंसिल के टिप को मिलाने की कोशिश करें ना, बहुत मुश्किल काम है। एक आई अगर आपने बंद कर रखी है और एक आई खोल रखी है, पेंसिल की दो टिप लो और ऐसे मिलाने की कोशिश करो, बहुत डिफिकल्टी से मिलेगी, जनरली मिलती ही नहीं है। लेकिन अगर मिल भी गई तो पहली बार में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर
आपने दोनों आई अपनी ओपन कर रखी है और उसके बाद आपने एक पेंसिल और दूसरी पेंसिल ली, तो ये पॉसिबल है कि पहली बार में मिल जाए, ठीक है। चांसेस होते हैं, मतलब 99% चांस है कि मिल जाएगा, उसमें 1% चांस है कि दोनों मिल जाए जब आप एक आई से देख रहे हो। इसको बोलते हैं 3D व्यू, कि ऐसी किसी एक्टिविटी को करने के लिए आपको 3 डायमेंशनल व्यू देखना पड़ता है। तो पैरेलैक्स क्या है? तो पैरेलैक्स बेसिकली क्या था कि किसी एक ही ऑब्जेक्ट को अगर मैं एक आई से देखता हूं और फिर उसके बाद दूसरी आई से देखता हूं, तो उसकी जो रिलेटिव पोजीशन में चेंज आ जाता है, जो शिफ्टिंग हो जाती है उसकी पोजीशन में, दैट इज नोन एज पैरेलैक्स। और इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं कि शिफ्टिंग कितनी हुई, उसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। तो क्या बोला मैंने कि व्हेन वी सी अ सेम ऑब्जेक्ट one by one from different eyes, then the relative position of the object changes with respect to its initial position. This is known as parallax. ठीक है बेटा, आप चाहे तो मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में आपको लिखवा देता हूं, आप हेडिंग डाल लें पैरेलैक्स और जरा इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप लिख लें, उसके बाद इसको देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। सो द हेडिंग इज पैरेलैक्स एंड राइट इन दिस। It is defined as the apparent shift. It is defined as the apparent shift in the position of an object. Apparent shift in the position of an object with respect to another. With respect to another, when we shift our eye sidewise. When we shift our eye sidewise, हम अपनी आई को इधर से इधर अगर शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट करने का मतलब क्या है, पहले इस आई से देखा फिर इस आई से देखा तो शिफ्टिंग हो गई। When we shift our eyes sidewise, ठीक है बेटा, ये पैरेलैक्स था आपके पास। अब बात करते हैं पैरेलैक्स मेथड, किस तरीके से पैरेलैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। ध्यान रखिए इस चैप्टर के अंदर सबसे डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाले जो न्यूमेरिकल्स है ना, वो इस टॉपिक के ऊपर ही है। डिफिकल्ट कौन से? डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बोले, डिफिकल्ट न्यूमेरिकल वैल्यू वाले, जिसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ी तगड़ी करनी होती है। तो अब देखिए बच्चे, तो सीन ये था कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट मुझे यहां दिख रहा था और मेरे को थोड़ी देर बाद वो यहां दिखाई देता है, सेम ऑब्जेक्ट था, यहां से मैं उसको देख रहा हूं जी। तो इस पूरे को मैं कैसे मान सकता हूं? अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से शिफ्ट होता है तो मैं इस छोटे से पार्ट को एक बहुत बड़े सर्कल का आर्क मान सकता हूं, बहुत बड़े सर्कल का आर्क, ये ठीक है। ये हो गया हमारे पास आर्क, ये क्या होता है? रेडियस, ठीक है। और ये हो गया थीटा एंगल, इट्स कॉल्ड एंगल। तो अगर आपको ये पता लगाना है कि शिफ्टिंग कितनी हुई है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एक बहुत जनरल फॉर्मूला है इसके लिए, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क को हम डिनोट करते हैं एल सिंबल से, रेडियस को डिनोट करते हैं आर सिंबल से, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो क्लास 11th में भी आपके काम आएगा, क्लास 12th में भी काम आएगा, और ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स में ही काम आएगा, मैथमेटिक्स में भी काम आएगा और कहीं कहीं केमिस्ट्री में भी काम आ सकता है। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो पैरेलैक्स अगर आपको निकालना है कि यहां से लेकर यहां तक कितनी शिफ्ट हुई, अगर मुझे एल निकालना है तो मैं थीटा इंटू आर कर दूंगा। और ध्यान रखिए थीटा जो है यहां पर, अगर मैं यूनिट बताऊं इसकी, यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ थीटा, एंगल की जो यूनिट होगी L अपॉन आर। आर की लेंथ किस में होगी? मीटर में होगी। रेडियस किस में होगी? मीटर में होगी। तो ये जो मीटर अपॉन मीटर था ना, ये कैंसिल तो हो जाता है, लेकिन आप सोचेंगे कैंसिल होने के बाद बचेगा क्या? इसके कैंसिल होने के बाद एक ऐसी चीज बनती है जिसको हम डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहते हैं। मतलब वो यूनिट है लेकिन उसको यूनिट नहीं कहते। कमाल की बात है कि यूनिट लिखेंगे लेकिन उसको यूनिट कहते नहीं है। क्यों नहीं कहते? क्योंकि मीटर से मीटर काटने के बाद प्रैक्टिकली कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन जो यहां पर आता है उसको हम लिखते हैं रेडियन, डिनोटेड बाय सिंबल RAD, थीटा, रेडियन। आपने अभी तक जितने एंगल पढ़े होंगे वो पढ़ रखे होंगे डिग्री में, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है।
इसी तरीके से एंगल के लिए हमारे पास एक और यूनिट होती है, वो होती है रेडियन। कहने को इसको यूनिट नहीं बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं कि एंगल इज कैलकुलेटेड इन रेडियन ऑल्सो। बस अंतर क्या है ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी जो हम सीखने वाले हैं इसके बाद उसके लिए इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी कि रेडियन क्या होता है। ठीक है, एंगल रेडियन में मेजर किए जाते हैं। अब एक चीज जो मैं आपको छोटा सा काम दूंगा घर के लिए, एक होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल ये क्या होता है ये आप जरूर पढ़ेंगे एक बार। सॉलिड एंगल किसको बोलते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है ना सॉलिड एंगल को मेजर करने की, वो होती है स्टेरेडियन। जैसे वो रेडियन था ऐसे ही स्टेरेडियन होता है सॉलिड एंगल के लिए। अब ये सॉलिड एंगल क्या होता है आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको आप एक बार पढ़िएगा और नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट क्लास से पहले आप मुझे व्हाट्सअप करके बताएं कि सर क्या ये होता है स्टेरेडियन का मतलब। ठीक है, तो मैं देखना चाहूंगा उसको जरूर एक बार कि आप सही उसको बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। ठीक है, सॉलिड एंगल के बारे में ज्यादा पूछते नहीं है एग्जाम के अंदर, लेकिन आपके एनसीईआरटी में तो इन्फॉर्मेशन नॉलेज वाइज आपके पास होनी चाहिए वो। ठीक है, तो बेटा एंगल जो था वो डिग्री में तो मेजर होता ही है, रेडियन में मेजर होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जितने डिग्री होगा उतना ही रेडियन होगा। उसका मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि डिग्री और रेडियन में आपस में क्या रिलेशन होता है, वो हम अब पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल ये मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज कॉल्ड पैरेलैक्स, शिफ्टिंग इन द पोजीशन, और उसको मेजर करने के लिए क्या था हमारे पास, ये फॉर्मूला था एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और इस फॉर्मूले की एक लिमिटेशन है कि दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन द एंगल इज स्मॉल। जब ये एंगल बहुत छोटा होता है ना तब इसको लगाते हैं, अगर एंगल बड़ा होगा तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगाते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा और भी बहुत सारे तरीके। अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको न्यूमेरिकली स्ट्रांग बनाएगा, और ये एक ऐसी नॉलेज की बात है जो हमने क्लास 10 तक नहीं पढ़ी होती, कभी भी मैथमेटिक्स में भी नहीं पढ़ी होती, लेकिन ये आपके मैथमेटिक्स में भी काम आएगा। मैं लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल एंगल्स। अगर स्मॉल एंगल्स की कैलकुलेशन करनी होगी तो वो कैसे होगी, बहुत ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले चीज आपको समझिए कि जो 1 डिग्री होता है ना, 1 डिग्री दिस इज इक्वल टू पाई रेडियन। 1 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। अब हमें लगता है कि भाई पाई जो है वो आपके पास 22.7 हो जाता है। पाई का मतलब 180 ही होता है बेसिकली, लेकिन वो डिग्री नहीं है, रेडियन है। ठीक है, तो मतलब 180 की जगह भी पाई लिखा जाता है, लेकिन ये आपके कैसे कन्वर्जन है कि 1 डिग्री को आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। कैसे, मान लीजिए जो मैंने लिखा है 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी कि पाई को 180 भी बोलते हैं। दो बातें मैंने आपको बताई अलग अलग, 1 डिग्री को मैं पाई रेडियन बोल रहा हूं और मैं 180 डिग्री को भी बोल रहा हूं। सही क्या है इसमें से, सही है कि 180 डिग्री जो होता है, 180 डिग्री वो होता है पाई रेडियन के बराबर। इसका मतलब अगर मैं 1 डिग्री को कैलकुलेट करूं तो 1 डिग्री कितना आएगा मेरे पास, वो आएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। अब मैं आपको इसका यूज बताता हूं, क्योंकि आप जब मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे क्लास 11th में, जब ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली। जैसे मान लीजिए कि मुझे बताना है कि 60 डिग्री जो है वो कितने रेडियन होता है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सीधा सीधा पाई अपॉन 180 जो था ना उसको मल्टीप्लाई करनी है 60 से। पाई अपॉन 180 डिग्री जो था, या पाई अपॉन 180 भी सिंपल लिख देता हूं मैं, पाई अपॉन 180 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे 60 से, और 60 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास आएगा पाई बाई 3 रेडियन। यानी कि 60 डिग्री को आप पाई अपॉन 3 रेडियन भी बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मुझे 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं, क्या करना है, 45 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देनी है 45 की। तो 45 से जब इसको आप डिवाइड करोगे यू विल गेट पाई अपॉन 4। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 रेडियन। ये तरीका होता है किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का, यानी कि एंगल की एक यूनिट से उसको दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने का, और ये आपको आना ही चाहिए, इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आप नहीं भी चाहेंगे ना कि ये मैं छोड़ दूं तो भी आपके काम आएगा, और आपको अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का ये तरीका था। जितनी भी डिग्री है उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आपका रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो इसके बाद और क्या एक्स्ट्रा है जो हमने सुना नहीं। 1 डिग्री हमारे पास एक बहुत छोटा एंगल होता है, लेकिन इससे भी छोटे एंगल होते हैं। अब उससे छोटे एंगल क्या होते हैं,
ये होता है हमारे पास, मैं लिखता हूं 1 और उसके ऊपर एक ऐसा मार्क करता हूं जैसे हम इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, है ना, ऐसा सिंगल अगर मैं लगाता हूं ऐसा कॉमा ऊपर की ओर, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं 1 मिनट, इसको प्रोनाउंस करते हैं 1 मिनट। देखो दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है, भाई मिनट तो जो है वो हमारे पास यूनिट किसकी है, टाइम की, लेकिन यहां तो हम एंगल लिख रहे हैं, तो ध्यान रखें मिनट वो जो टाइम वाला है वो ये मिनट नहीं है। मिनट लिखते हैं लेकिन इसका टाइम से कोई मतलब नहीं है, ये बात बिल्कुल ही अलग है। हम लिखते ऐसे हैं और पढ़ते ऐसे हैं। 1 के ऊपर एक कॉमा जो लग रखा है इसको हम पढ़ते हैं 1 मिनट, और 1 मिनट जो होता है हमारे पास, ठीक है, उसमें कितने डिग्री होते हैं, 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री। अगर आप चाहें तो मैं इसको आप अलग फॉर्म में भी बता सकता हूं, तो उससे आपको इजी हो जाएगा। चलिए ये तो पता लग गया इसको 1 मिनट बोलते हैं। मैं चलिए एक काम करता हूं, मैं ये लिखता हूं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, जैसे मानते हैं ना कि 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो अगर उसको लर्न करना है तो उसको आर की तरह मान लो कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। पढ़ते ऐसे ही है लेकिन ध्यान रखना टाइम नहीं है, ये एंगल है। तो अगर मैं इससे अगर मैं 1 मिनट निकालूं तो कितना आएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, तो इससे 1 मिनट आ जाएगा आपके पास 1/60 डिग्री। यही मैंने आपको बताया था कि 1/60 डिग्री आ जाएगा। अब इससे छोटा क्या है, 1 मिनट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 मिनट होता है 60 सेकंड्स के बराबर। इन्वर्टेड कॉमा 2 लगाते हैं और पढ़ते क्या है 60 सेकंड्स। पहले हमने कॉमा लगाया था एक ऊपर, अब लगाया 2। दिस इज कॉल्ड एज 60 मिनट, इसको बोलते हैं 60 सेकंड। तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड जो होगा वो कितने मिनट के बराबर हो जाएगा, 1/60 मिनट के बराबर हो जाएगा। 1 सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं, और 1 सेकंड सबसे छोटा एंगल है जो हम जानते हैं, वो सबसे छोटा एंगल है 1 सेकंड का। तो अब देखिए अब क्या होगा, अब इसको मैं थोड़ा समराइज कर दूं। तो बच्चे मैंने कुल मिला के लिखा है कि 1 सेकंड में 1/60 मिनट है, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट्स। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/60 इंटू 1/60 इंटू 1 मिनट भी लिख सकते हैं। और 1 मिनट में कितने, 1 मिनट में हमारे पास कितने डिग्री है, 1/60, तो 1/60 लिख लेते हैं, यानी कि 1/60 तो यहां ही गया। फिर ये इसको हम लिख सकते हैं 1/60 इंटू 1 मिनट, तो 1/60 आ गया, और 1 मिनट की जगह लिख दिया फिर से 1/60 डिग्री। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो 1 मिनट में हमारे पास 1 सेकंड में कितने डिग्री आ गए, 1/3600 डिग्री। ये तो आ गया हमारे पास 1 सेकंड और डिग्री में रिलेशन। एक डिग्री का भी 1/3600 टाइम्स जो होता है वो 1 सेकंड होता है, इतना छोटा एंगल होता है। अब एक लास्ट चीज कि मुझे 1 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका आसान है। मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री के अंदर, सॉरी 180 डिग्री के अंदर पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री में पाई/180 रेडियन है, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री की जगह 1 डिग्री की जगह मैं लिख दूंगा पाई/180 रेडियन। ये आपके पास मेन रिलेशन आ गया जो आपके बहुत काम आना है न्यूमेरिकल में, कि 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं। ये था सबसे छोटे एंगल को मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, और मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे, कि पहले हमने 1 डिग्री देखा, 1 डिग्री को और छोटा कर दिया तो 60 मिनट्स में चेंज हो गया। फिर हमने 1 मिनट देखा, 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर होते हैं, तो फिर 1 सेकंड देख लिया कितना था। फिर 1 सेकंड को फिर हमने रिवर्स प्रोसेस में चल चल के हम ऊपर तक आ गए कि 1 सेकंड में डिग्री कितने होते हैं, और फिर 1 डिग्री में कितने होते हैं, पाई/180 रेडियन होते हैं। वैल्यू आपने पुट कर ली, आपको मिल गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके बड़े काम आने वाला है। अब इसके बाद क्या चीज है हमारे पास, अब इसके बाद हमारे पास है मेजरमेंट्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस, जो बड़े बड़े डिस्टेंस होते हैं। बड़े डिस्टेंस का मतलब किलोमीटर नहीं है, ठीक है, बड़े डिस्टेंस का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पारसेक। ये 3 सबसे बड़ी यूनिट है, इनसे बड़ी यूनिट कोई नहीं होती है। और लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब होता है वो यूनिट्स जिनसे हम स्पेस के अंदर डिस्टेंस मेजर कर सकें।
यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में डिस्टेंस मेजर कर सकें। ठीक है, तो जरा मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका करूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें, उनका मीनिंग क्या निकलता है। ठीक है, देखिए, और ये आपके काम आने वाला है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं। Calculation of large distances. कैलकुलेशन ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, बड़े जो डिस्टेंस है उनकी कैलकुलेशन कैसे करी जाए। इसमें सबसे पहले हमारे पास है AU. AU is called as astronomical unit. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये होता क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है ना वही इसकी कैलकुलेशन कराएगी। ये क्या है हमारे पास, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब देखो कितनी कमाल की बात है, इसमें दो टेक्निकल बातें। पहली टेक्निकल बात कि सन के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर तक की बात हुई है। इसको मैं सीधा सीधा ये भी बोल सकता था कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, लेकिन सेंटर का जिक्र क्यों हुआ? सेंटर का जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि सन का खुद का साइज भी बहुत बड़ा है। तो डिस्टेंस हमेशा, ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहता है कि आपको जो डिस्टेंस मेजर करना होता है वो दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस होना चाहिए। ये अर्थ है, ये सन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना ये पूरा, ये हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। लेकिन एक और टेक्निकल बात है, वो टेक्निकल बात ये है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन। एवरेज क्यों लिखा है, क्या जरूरत है एवरेज की? अर्थ जब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो बेटा उसका सन से लेकर डिस्टेंस जो होता है ना, सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बदलता रहता है। विंटर्स में अर्थ दूर चली जाती, समर्स में पास आ जाती। इलिप्टिकल पाथ है, सर्कुलर पाथ नहीं है। तो अर्थ कभी सन के क्लोज आती है, कभी उससे दूर जाती है, तो डिस्टेंस तो बदलता रहेगा। तो इसलिए हम वो डिस्टेंस लेते हैं एवरेज डिस्टेंस। और वो जो एवरेज डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो कितना होता है? इसको हम रफली बोलते हैं 15 करोड़ किलोमीटर्स। 15 करोड़ किलोमीटर्स ऐसा यूनिट में कितना आएगा? 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट is equal to 1.496 into 10 to the power 11 मीटर। इसी को अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं तो 1.5 into 10 to the power 11 हो जाएगा, और उसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 15 करोड़ किलोमीटर ही आएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस होता है बेटा अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस। अब सोचो 10 की पावर 11 मीटर, कितनी बड़ी बात हो गई। लेकिन उससे भी बड़ा कुछ और है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा होता है लाइट ईयर, और लाइट ईयर से बड़ा होता है पारसेक। ये दो चीजें, लाइट ईयर और पारसेक, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि इन तीनों के बीच में आपस में रिलेशन क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ती है। और कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं, सीधा पूछ लेते हैं राइट द रिलेशन बिटवीन 1 पारसेक एंड लाइट ईयर, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आपको तब पता लगेगा जब आप नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्ड ढंग से देखेंगे। ठीक है बेटा, तो जितना मैंने आपको आज बताया उसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन मिल भी जाएंगे, मैं कुछ और क्वेश्चन भी दूंगा, उन्हें आप ट्राई करिए। और ये जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास विल बी द प्रैक्टिकली द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। मतलब इस चैप्टर के जितने भी थ्योरेटिकली क्लासेस होते हैं, जितनी हमने चीजें पढ़ ली हैं, उसके बेस पर लास्ट क्लास आपकी होगी नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद एक और क्लास होगी जिसमें मैं आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा कि इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन नीट और जी मीन्स वगैरह और एडवांस में आ रखे हैं, वो आप डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा पूरा साथ देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों चीजों की प्रिपरेशन करनी है, तो साथ साथ चीजों को लेके चलेंगे। ठीक है बेटा, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।